नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस फ्रेंजी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग कर रहे हैं एसएससी 2026 के लिए 90 डेज पीवाईक्यू सीरीज। 90 डेज पीवाईक्यू सीरीज ये हमारा डे 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया है तो उस वीडियो को जाके जरूर देख ले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पुस्तक मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड। देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड, किसी को उसके जगह से डिस्प्लेस्ड कर दीजिएगा तो उसको उस बात का क्या रह जाएगा? मलाल रह जाएगा। उसको इस बात का क्या रह जाएगा? मलाल रह जाएगा। ऐसे रिलेट कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मलाला यूसुफजई ने लिखा है? तो वी आर डिस्प्लेस्ड, यानी कि किसी को डिस्प्लेस्ड कर दीजिएगा किसी के जगह से तो उसको क्या होगा? उस बात का मलाल हो जाएगा। याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम की बात करें तो 1000 पुरुषों पे 976 महिलाएं थी। 1000 पुरुषों पे 976, मात्र 976 महिलाएं थी, जो कि सबसे कम है इस निम्नलिखित में दिए गए ऑप्शन के आधार पे। लेकिन अगर सबसे कम की बात करें तो हरियाणा में 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं ही थी। 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं ही थी। अगर सबसे अधिक की बात करें तो केरल में 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। 1084 महिलाएं थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में कपास की सबसे पहली खेती का प्रमाण किस स्थल पर पाया जाता है? तो देखिए, सही आंसर है इसका मेहरगढ़। भगवान से आप लोग बोलते हैं कि भगवान मेहर कीजिएगा कि हम लोग को रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे। कपड़ा किससे बनता है? कपास से। कपास के लिए भगवान से मेहर की प्रार्थना करते हैं। कपास के लिए भगवान से मेहर की प्रार्थना करते हैं। मेहर से मेहरगढ़। तो सिंधु घाटी में कपास की सबसे पहली खेती का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ से मिलता है। ठीक है, देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व फल फूल रही थी और यह उन्नत शहरी योजना के लिए जानी जाती है। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, कुछ बात करें मेहरगढ़ की तो यहाँ खेती, पशुपालन और शिल्प की विशेषता थी। और यहाँ दंत चिकित्सा का शुरुआती प्रमाण भी मिलता है, जिसे ड्रिल किए गए दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन आया था कि कहाँ से मानव का ड्रिल किया गया दांत पाया गया था? तो इसका भी सही आंसर मेहरगढ़ ही हुआ। और यह क्वेश्चन लगभग 4 से 5% लोगों ने ही सही कर पाया था। यह क्वेश्चन थोड़ा उस टाइम के लिए डीप था। ठीक है, लेकिन अभी तो सब आसानी से कर ही लेते हैं। प्राचीन समय में कपास की खेती कहाँ कहाँ होता था? तो देखिए, कपास जिसे वृक्ष ऊन के नाम से भी जाना जाता है, इसका नाम प्राचीन समय में कपास की खेती जिसे वृक्ष ऊन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, कपास की खेती जो है ना, प्रथम रेशा है जिसका खेती मानव के द्वारा किया गया था। ये कपास जो है ना, प्रथम रेशा है जिसका उपयोग मानव ने किया था, या प्रथम ऐसा रेशा है जिसका उत्पादन मानवों ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है ना, शहरी नियोजन के लिए जाना जाता था और उन्नत जल निकासी के लिए जाना जाता था। कालीबंगा, यहाँ से अग्निवेदियां, जुताई वाले खेतों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। राखी गढ़ी क्या है? राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा ज्ञात हड़प्पा स्थल है। राखी गढ़ी भारत का सबसे बड़ा ज्ञात हड़प्पा स्थल है। मतलब जितना भी स्थल भारत में ज्ञात है उसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? तो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा स्नायु, जिसे लिगामेंट कहते हैं। दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक का नाम क्या है? तो स्नायु या लिगामेंट कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर स्थित है। कामाख्या मंदिर स्थित है। देखिए, कामाख्या मतलब काम करके खाया। अगर काम करके खाते हो ना तो खाना औसम लगेगा। बोलता है ना, घर में अगर आप ऐसे रोज जाके रोटी तोड़ोगे ना तो सब गुस्सा करेगा, लेकिन वही काम करके खाओगे ना तो सब औसम बोलेगा, अच्छा बंदा है। औसम से मैंने क्या बोला याद करने? असम बोला है। असम से औसम को असम बोला है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध मंदिर असम में है? तो कामाख्या मंदिर जो है असम में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में, याद रखिएगा, सोमनाथ मंदिर गुजरात में, जिसपे 17 बार आक्रमण किया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो उगादी जो है ना, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए, उगादी जो है ना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का नव वर्ष है। क्या है? उगादी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना का नव वर्ष है। केरल का नव वर्ष विशु। केरल का नव वर्ष है विशु। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी का हॉट क्वेश्चन बना रहता है कि केरल का जो है ना नव वर्ष को क्या कहते हैं? तो विशु कहते हैं। केरल के नव वर्ष को विशु कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मध्यकालीन भारतीय पहली शासिका है? मतलब कौन सी महिला जो है मध्यकालीन भारत की पहली शासिका है? तो इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। इसका सही आंसर होगा रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान सीएचएसएल एग्जाम की हॉट टॉपिक है। रजिया सुल्तान जो है ना, सीएचएसएल एग्जाम की हॉट टॉपिक है। इस बार की सीएचएसएल एग्जाम में
4 से 5 क्वेश्चन जो है ना रजिया सुल्तान के बारे में पूछा गया था, ठीक है। और इसने 1236 से लेके 1240 तक शासन किया था। ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, जिसने जीतल और टाका की मुद्रा लाया था, जीतल और टाका की मुद्रा लाया था। तो जीतल और टाका की मुद्रा किसने लाया था? इल्तुतमिश ने लाया था, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कह सकते हैं? किसे राजकोषीय घाटा कह सकते हैं? तो देखिए ऑप्शन सी नंबर, कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियों को राजकोषीय घाटा कह सकते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा कह सकते हैं? तो कुल व्यय माइनस उधार के अलावा कुल प्राप्तियों को राजकोषीय घाटा कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोंकण तट और कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ। पश्चिमी और पूर्वी घाटों के साथ। दोस्तों मैंने आपके लिए एक नक्शा लाया, आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। काठियावाड़ कोस्ट जो कि गुजरात में है, कोंकण कोस्ट कहाँ है? कोंकण कोस्ट महाराष्ट्र और गोवा के बीच में है। और कन्नड़ा कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, उत्कल कोस्ट। आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और देख लीजिएगा कौन कहाँ है। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें कि स्टूडेंट अधिकतर गलती कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 2025 में किसे राष्ट्रपति पदक दिया गया? किस फुटबॉलर को? तो देखिए इसका सही आंसर होगा लियोनल मेसी। देखिए लियोनल मेसी एक फुटबॉलर है जिसका संबंध अर्जेंटीना से है। तो लियोनल मेसी का संबंध किस देश से है? तो अर्जेंटीना से है। तो जनवरी 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इसको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के गवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने का श्रेय किसको मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा अरुणा आसफ अली। ये क्वेश्चन सीजीएल एग्जाम में कम से कम 10 बार आया होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा किसको फहराने का श्रेय दिया जाता है? तो अरुणा आसफ अली को दिया जाता है, ठीक है। अरुणा आसफ अली को कुछ पुरस्कार मिला था जिसको आप लोग देख सकते हैं। 1964 में अंतर्राष्ट्रीय लेनिन शांति पुरस्कार दिया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। 1991 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार मिला। 1992 में पद्म विभूषण मिला। 1997 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 1997 में अरुणा आसफ अली को भारत रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। देखिए कुछ और फैक्ट है। 1958 में ये दिल्ली की पहली मेयर बनी थी। अरुणा आसफ अली जी दिल्ली की पहली मेयर 1958 में बनी थी। अरुणा आसफ अली स्वतंत्रता आंदोलन के ग्रेट ओल्ड लेडी के रूप से भी जानी जाती है। और ग्वालियर टैंक कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मुंबई में। महाराष्ट्र के मुंबई में है ग्वालियर टैंक, महाराष्ट्र के मुंबई में है। महात्मा गांधी ने इस उद्यान में भारत छोड़ो भाषण जारी किया था। ये जो ग्वालियर टैंक है ना, यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने भाषण दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ ही भाषण दिया था, ठीक है। और अरुणा आसफ अली जी महात्मा गांधी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थी। क्या थी? बहुत ही प्रभावित थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में मदद कर सकता है? मतलब मृदा अपरदन को कौन रोक सकता है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा समोच्च जुताई, ठीक है। अगर समोच्च जुताई करते हैं ना तो आपका मृदा मतलब मिट्टी का उपजाऊ क्षमता बना रहेगा, और ये जुताई के लिए अच्छा है। अगर वहां खराब सिंचाई करेंगे तो आपका मिट्टी खराब हो जाएगा। अधिक जुताई भी करने से उसका ना नमी खत्म हो जाता है। अधिक जुताई करने से खेत का नमी, मिट्टी का नमी खत्म हो जाता है, इसलिए ये भी खेतों अधिक जुताई ठीक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जीव मंडल असम में है? असम को मैंने क्या बोला है? असम याद करने के लिए। देखिए तो मानस जो है ना, मानस कहाँ का है? मानस असम में है। मानस वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नोकड़ेक मैंने कहाँ बताया? नोकड़ेक है मेघालय में। ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था कि नोकड़ेक कहाँ है? तो मेघालय में है। नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है। तो देखिए हिमालय के तलहटी स्थित यह पार्क भूटान के रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। भूटान में जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसमें से सटा हुआ है ये असम का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो छत वाला कछुआ, हिस्पीड खरगोश, सुनहरा लंगूर और पिग्मी हॉक के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पिग्मी हॉक के लिए प्रसिद्ध है। पार्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बांसबाड़ी, पनबाड़ी और भुइयापाड़ा। क्या? भुइयापाड़ा। याद रख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तब उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल
क्या प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तब उनके बीच आकर्षण बल का गुरुत्वाकर्षण बल क्या प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि मानव की आंख में जो प्रवेश करने वाली प्रकाश है ना, उसको कौन नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा कि मानव द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द ह्यूमन आई इज कंट्रोल्ड बाय, तो आइरिस। इसका सही आंसर होगा आइरिस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। इसका सही आंसर होगा फुटबॉल। फुटबॉल। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों, खेल से संबंधित ट्रॉफी एसएससी सीजीएल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है। आइए बात करते हैं कुछ और खेल के बारे में। तो देखिए, हॉकी से संबंधित जो कप है, आगा खान कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप, रंगास्वामी कप। और फुटबॉल के बारे में डूरंड कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, नेहरू कप, ये सब फुटबॉल से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, द्वीप ट्रॉफी, ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से एक और है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि अगले वर्ष पूछा गया था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है। बैडमिंटन से अग्रवाल कप, चड्ढा कप, हरीला कप, थॉमस कप, उबेर कप, ये सब बैडमिंटन से संबंधित है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किस तत्व का एक यौगिक है? ब्लीचिंग पाउडर किसका यौगिक है? क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर किसका यौगिक है? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम। यह कैल्शियम का यौगिक है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम का यौगिक है। देखिए, ये इसमें क्लोरीन का तीव्र गंध होता है। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की तीव्र गंध होती है। कपड़े धोने में, कपड़े के विरंजन में इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को कपड़े धोने में इस्तेमाल किया जाता है। इसका कपड़ा उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये पानी को कीटाणु रहित भी करता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, पानी को कीटाणु रहित भी कर सकता है। ठीक है। और बाथरूम क्लीनर में भी प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल में एक दो बार पूछा गया है कि बाथरूम क्लीनर में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में स्प्री योजना किस संगठन ने फिर से शुरू किया? 2025 में स्प्री योजना किस संगठन ने फिर से शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा ESIC। इसका सही आंसर होगा ESIC। ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। ठीक है, सुमन बेरी है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसका कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अपने 196 बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ECIC ने स्प्री योजना को 2025 को फिर से शुरू किया है। स्प्री का अर्थ होता है नियोक्ता कर्मचारी के पंजीकरण को बढ़ावा देना। मूल रूप से इसे 2016 में शुरू किया गया था, लेकिन अब कुछ कारणवश इसको स्थगित करना पड़ा था। जो नया स्प्री योजना है 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। ठीक है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? ये क्वेश्चन सबसे आसान है और हर शिफ्टों में, मतलब हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन सभी एग्जामों में एक बार ना, एक शिफ्टों में, दो शिफ्टों में आ ही जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 943। इसका सही आंसर होगा 943। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943। मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं थी। 943 महिलाएं थी। मैंने क्या बताया, सबसे कम महिलाएं कहाँ थी? तो हरियाणा की थी 879 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। 1000 पुरुषों पे। और सबसे अधिक कहाँ का था? केरल का 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थी। केरल में 1000 पर 1084 महिलाएं थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक्स विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है टोक्यो। इसका सही आंसर है टोक्यो। ठीक है। टोक्यो जापान में किया गया था। 20 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 2025 में किया गया था। 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक 2025 में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के लगभग 9 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें किसी को भी कोई भी पदक
हासिल नहीं हुआ था, जिसमें किसी को भी कोई पदक हासिल नहीं हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या में शामिल था? ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बार बार आ जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। भगत सिंह ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह का नाम शामिल था। जॉन सॉन्डर्स की हत्या में श्री भगत सिंह जी का नाम शामिल था, ठीक है। आजकल क्या होता है, आतंकवादियों के नाम में लोग श्री लगाते हैं, लेकिन अपने महापुरुष हैं उसके नाम में भी श्री नहीं लगाते हैं लोग, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2024 का थीम क्या था? तो इसका सही है, मिट्टी की देखभाल करना, मापना, निगरानी करना और प्रबंधन करना। इसका थीम क्या था? मिट्टी का देखभाल, मापना, निगरानी करना और प्रबंधन करना। ये 2024 के मृदा दिवस का थीम था। और मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मृदा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां। ये क्वेश्चन आप लोग तो जानते ही होंगे कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कुल 12 अनुसूचियां। कुल 12 अनुसूचियां। आज मैं आप लोगों को 12 अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, पहली अनुसूची जो है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं से संबंधित है। दूसरा जो है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, सांसद, विधायकों के वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरा है शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। चौथा क्या है? राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीचों की शक्ति का बंटवारा है। और आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। 22 भाषाएं। आठवीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाएं हैं, जो कि भाषा, भारत का भाषा आठवीं अनुसूची में है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी अनुमूलन से संबंधित अधिनियम, जिन्हें न्यायिक समीक्षा से सुरक्षा प्राप्त है। यह पहला संशोधन 1951 के द्वारा प्राप्त है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 के दौरान किया गया। और 11वीं अनुसूची में पंचायती शक्तियां, अधिकार, जिम्मेदारियां, जो कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत प्राप्त है। 1992 के तहत प्राप्त है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां, जो कि 74वें संविधान संशोधन 1992 से प्राप्त है। तो आप लोग इस अनुसूची को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। इससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। तो बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान है? तो सही आंसर है इसका अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324। इसके कुछ फैक्ट हैं, देखिए। अनुच्छेद 326 में क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है, जो कि 18 वर्ष से कम आयु के लोग चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 325 में क्या है? धर्म, जाति, वर्ण और लिंग के आधार पर चुनाव में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 327 में विधानमंडल में चुनाव से संबंधित सभी मामला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और पीडीएफ को 1-2 बार दोहरा लीजिएगा और जो मैंने फैक्ट बताया उसको भी 2-4 बार देख लीजिएगा। तो आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही मजा आएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।